थोड़ा सिस्टमैटिक और सिनर्जेटिक प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती है। उसमें इतिहास कई सारे लोगों की बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी थोड़ी ज्यादा एनालिटिकल है। राजा चोल और राजेंद्र चोल जैसे राजाओं के बारे में, जिनके बारे में आपने हमेशा से सुना है, वो यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में आपको आरंभिक चरण में मिलते हैं। संस्कृति इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है हमारे भारतीय समाज में भी और यूपीएससी की तैयारी में भी कि अच्छा यही लगता है कि हम उसे एक अलग से विषय के तौर पर पढ़ लें। ये जो विश्लेषणात्मक बातें हैं वो हर टॉपिक के ऊपर होती हैं, और वो जो हर टॉपिक के ऊपर विश्लेषण की बातें होती हैं उनको जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप मुख्य परीक्षा के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर आप इन 5 हिस्सों के ऊपर अपना ध्यान जमाते हैं तो यूपीएससी की हिस्ट्री में आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। यूपीएससी की तैयारी और इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सिस्टमैटिक और सिनर्जेटिक प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती है। उसमें इतिहास कई सारे लोगों की बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आप इन 5 बातों पर ध्यान दें तो इतिहास में आप यूपीएससी की तैयारी के दृष्टिगत महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी इस तैयारी में बड़े ही सहज हो सकते हैं। वैसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी में इतिहास को एक विषय के तौर पे अप्रोच कर रहे हैं? तो आइए उन 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। आपको शुरुआत हमेशा इसी तरीके से करनी चाहिए। अगर आप इतिहास को थोड़ा बहुत ही जानते समझते हैं, जितना कि आपने अपने पहले के एकेडमिक्स में पढ़ा हो, और यूपीएससी की तैयारी में आप इस विषय को लेकर बहुत असहज हों, तो आपको किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप इसके बेसिक्स के ऊपर काम करें। मतलब जो आधारभूत है उसको, बातों को समझें, आधार तैयार करें। सबसे पहले इतिहास को अप्रोच करने के लिए आप इसका बेसिक्स प्रिपेयर करें। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, अच्छी बात है, आधार तैयार करना बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी विषय को अच्छी तरीके से अप्रोच करने के लिए, लेकिन आधार को तैयार कैसे किया जाए? मतलब ये एक महत्वपूर्ण समस्या रहेगी कि आधार अगर हम तैयार करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आधार हम तैयार कैसे करें? इसका एकदम सिंपल सा आंसर है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में आपके पास 2 तरीके के विकल्प होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? मेरी अपनी ओर से जो सुझाव रहेगा आपका वो होगा कि आप न्यू एनसीईआरटी को अप्रोच करें। न्यू एनसीईआरटी को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं आधार को तैयार करने के लिए, तो आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी जो है उस पर जाना चाहिए। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी थोड़ी ज्यादा एनालिटिकल है। और हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नई वाली एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं अमूमन, तो वो आपको ज्यादा बेहतर बेस देगी। एक बार जब आप हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स और उसके बेसिक एनालिसिस को लेकर कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपके दिमाग में एक सिनर्जी बन जाएगी, तब आप उस तैयारी में हिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी के माध्यम से आपका बेस बन गया, आप थोड़ा सा तैयार हो गए, तब आपको इसके नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए। ठीक है, और जब आप इसके अगले स्टेज पर जाते हैं, यानी कि बेस को तैयार कर लेने के बाद जो आपका दूसरा स्टेज होता है उसमें होता है पाठ्यक्रम के अनुरूप। पाठ्यक्रम के अनुरूप विश्लेषण। अब जब आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक प्रारूप देना शुरू करते हैं, तो उस प्रारूप को देते वक्त आपको आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होता है। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हैं तो आपको इतिहास 6 हिस्सों में बटा हुआ महसूस होगा, जैसा कि सिलेबस में गिवन है। तो जब आप इस 6 हिस्से को समझते हैं तब आपको इतिहास थोड़ा सा दिखना और समझना शुरू होता है। सबसे पहले आपकी निगाह जाती है प्राचीन इतिहास पर। प्राचीन इतिहास में आप स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए गुप्त, मौर्य और गुप्तोत्तर काल के बारे में विस्तार से बातचीत करते और समझते हैं। यहां पर आपकी इतिहास की जो सबसे प्राचीनतम समझ है वो विकसित हो जाती है। और जब आप प्राचीन इतिहास को लेकर थोड़े सहज हो जाते हैं तब आपकी बातचीत होती है मध्यकालीन इतिहास पर। मध्यकालीन इतिहास में आप अमूमन सबसे पहले
तो पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करते हैं, जहां पर दक्षिण भारत की जो राजनीति है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाती है। यहां पर आप पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानते हैं। चोलों के बारे में पढ़ते हैं, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल जैसे राजाओं के बारे में, जिनके बारे में आपने हमेशा से सुना है, वो यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में आपको आरंभिक चरण में मिलते हैं। फिर आपकी मुलाकात सल्तनत के सुल्तानों के साथ होती है और फिर मुगल बादशाहों के साथ भी आपकी बातचीत होती है। यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक मध्यकालीन इतिहास से रहता है भक्ति और सूफी आंदोलन, आप वहां पर भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा आप बाकायदा जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जिसमें बहमनी, विजयनगर समेत कई सारे अन्य राज्य भी आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मराठों के बारे में भी यहीं पर बात होती है। हमारे बड़े ही सम्मानित जो व्यक्तित्व के तौर पर मराठा राजनीति में उभरे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनके बारे में भी यहीं पर पढ़ते हैं। आप सिख गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, सिख धर्म की स्थापना को समझते हैं। ये सारी बातें आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बाद फिर आपकी जो जानकारी है वो शुरू होती है आधुनिक इतिहास के साथ। फिर जब आप आधुनिक इतिहास में आते हैं तो यहां पर यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपियों के पीछे कई सारी अन्य यूरोपीय शक्तियां आती हैं। पुर्तगालियों के साथ कहानी शुरू होती है, अंग्रेज भारत में पहुंचते हैं, फ्रांसीसियों के साथ उनका संघर्ष होता है, औपनिवेशिक काल शुरू होता है, भारत को गुलाम बनाया जाता है और एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर गांधी जी के नेतृत्व में हम इसमें आजादी का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप समझो तो जब आप आजादी पा जाते हैं तब यह होता है कि आप ये पाते हैं कि इन तीनों में ही, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन सभी के बारे में जब आप बात करते हैं तो आधुनिक की कहानी हम अमूमन 1947 में खत्म कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का इतिहास हम स्वतंत्रोत्तर भारत में पढ़ते हैं, या स्वतंत्रता के बाद भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत, ये एक चौथा विषय बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये पाते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही रिच है और यूपीएससी यहां से अमूमन ज्यादातर प्रश्न पूछती भी है। तो भारत की जो संस्कृति है वो कोई एक विशेष रूप से अलग विषय नहीं है। संस्कृति देखिए आपको प्राचीन भारत में भी मिलेगी, मध्यकालीन में मिलेगी और आधुनिक भारत की भी अपनी कला एवं संस्कृति अलग है। लेकिन संस्कृति इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है हमारे भारतीय समाज में भी और यूपीएससी की तैयारी में भी कि अच्छा यही लगता है कि हम उसे एक अलग से विषय के तौर पर पढ़ लें। तो यहां पर हम कला एवं संस्कृति को अलग कर देते हैं, तो एक विषय आपको यहां पर और मिल जाता है, कला एवं संस्कृति को। और इन सबको समझने के बाद आपको यह समझ में आता है कि भाई यहां पर जो कुछ भी बातें हम कर रहे हैं वो सब भारत के इतिहास के बारे में है, ये सभी भारत का इतिहास है। तो क्या इस कालखंड में विश्व में कुछ घटित ही नहीं हुआ? क्या सब कुछ भारत में ही हो रहा था? नहीं। पाठ्यक्रम के अनुरूप जब आप विश्लेषण करते हैं तो आप कला एवं संस्कृति के बाद आप आगे बढ़ते हैं और पाते हैं विश्व इतिहास को। यहां पर आपकी बातचीत विश्व इतिहास के बारे में होती है और विश्व इतिहास भी एक विषय बन जाता है। पाठ्यक्रम के अनुरूप विश्लेषण करने के बाद क्या होता है कि अब आपको एक चरण ऊपर जाना होता है और एक चरण ऊपर जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको एडवांस लेवल की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको क्या करना होता है? उच्च स्तर की तैयारी, उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक तैयारी, जो मुख्य परीक्षा के अनुरूप हो, जो मुख्य परीक्षा के अनुरूप हो। और जब आप मुख्य परीक्षा के अनुरूप इस तैयारी पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपका मूल रूप से ध्यान होता है पीवाईक्यूज के ऊपर। पीवाईक्यूज को यहां पर संज्ञान में लिया जाता है और पीवाईक्यूज को संज्ञान में लेकर आप समझते हैं कि किन टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तो पढ़ लिया, अब वहां के मुख्य बिंदुओं के ऊपर तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो वहां पर एक विश्लेषण आएगा, जैसे उनकी प्रकृति कैसी रही, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका बनाई, राजा राम मोहन रॉय कैसे आधुनिक भारत के निर्माता बने, या फिर जो भारतीय पुनर्जागरण है वो किस प्रकार से इसी क्रम में शुरू हुआ। ये जो विश्लेषणात्मक बातें हैं वो हर टॉपिक के ऊपर होती हैं और वो जो हर टॉपिक के ऊपर विश्लेषण की बातें होती हैं उनको जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप मुख्य परीक्षा के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इन तीनों लेवल्स पर बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा विकल्प और भी होता है। मैं अभी आगे के मुद्दों पर भी बात करूंगा, लेकिन अगर आप इस तैयारी को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से कवर करना चाहते हैं तो एक विकल्प के तौर पर आपके पास प्रारंभ की क्लासेस भी होती हैं। प्रारंभ की जो क्लासेस हैं ये त्रिस्तरीय
3 वर्षीय कोर्स होता है जिसको आप 2+1 में डिवाइड करते हैं। यहां पर जो तैयारी होती है वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल होती है। ये 3 साल का जो कोर्स होता है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करता है। और यहां पर आप समझिए कि जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है इसमें सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स तैयार करवाए जाते हैं, फिर आपके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होती है, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, रिविजन होता है, डेली बेसिस पे डीपीपी, डीएमपीज होते हैं जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस में जो बातें हैं वो बनी रहें। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कॉलेज के साथ समय बचाकर 4-5 घंटों का वक्त देकर कवर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है और वो आपकी प्रारंभ बैच होती है। तो प्रारंभ बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और वो आपके सिस्टमैटिक स्टडी और प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पक्ष बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये 3 स्तर है जिस पर आपको एक एक लेवल आगे बढ़ना होगा अपनी यूपीएससी की तैयारी में। और मैंने आपको यह भी बताया कि एक विकल्प के तौर पर आपके पास प्रारंभ की बैचेस भी उपलब्ध हैं जिनमें आप अपने कॉलेज की तैयारी के साथ बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जब आप मुख्य परीक्षा के अनुरूप पीवाईक्यूज के विश्लेषण के साथ अपनी तैयारी में तीसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसे मैं कहता हूं रिवीजन। रिवीजन को मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, विशेष रूप से इतिहास के लिए। इतिहास जो आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है वो ये है क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी, तथ्यात्मक प्लस विश्लेषणात्मक। ठीक है, मानता हूं कि यह तैयारी विश्लेषणात्मक है लेकिन यह तथ्यात्मक भी है। यहां पर आपको एक क्रोनोलॉजी मन में बिठानी पड़ेगी, कुछ महत्वपूर्ण नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। हालांकि वो कहानियों का हिस्सा होते हैं, वो घटनाओं का हिस्सा होते हैं, वो विश्लेषणों का हिस्सा होते हैं, उनको आपको अलग से नहीं रटना होता बल्कि वो हिस्से के तौर पर इसमें जम जाते हैं। तो आप इसे जरूर से ध्यान में रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है आपकी तैयारी का। और 5वें हिस्से के तौर पर मैं मानूंगा कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब प्रैक्टिस में देखिए 2 तरीके की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में होगी, और आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि सब्जेक्टिव आंसर्स के फॉर्म में होगी। अगर आप इन 5 हिस्सों के ऊपर अपना ध्यान जमाते हैं तो यूपीएससी की हिस्ट्री में आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये तो देखिए 5 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की कि अगर आप यूपीएससी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 5 मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। भरोसा करिए, आपको इससे ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इतिहास का जो एक आधार है वो आपको समझ में आया होगा कि आपको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी में आगे बढ़ना है और कैसे इसे और बेहतर करना है। ऐसे ही किसी और सेशन में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।